हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जुबॉटी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले दिनों ने हम लोगों ने किस पे बात किए थे? मादा जनन तंत्र को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में समझे। उससे भी पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि मानव प्रजनन के विभिन्न घटनाएं हैं, उसमें से हम लोग जो सबसे पहली घटना है जिसको हम लोग युग्मक जनन बोलते हैं, आज टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले जो भी जनन तंत्र की बात हो रही थी वो टॉपिक में है, लेकिन बिना जनन तंत्र के जाने बिना ये सब क्रिया को नहीं समझ पाएंगे। युग्मक जनन हो या फिर भ्रूण का अंतरोपण हो या फिर निषेचन हो या और भी जो प्रोसेस है, जो पार्चुरेशन तक का जो इवेंट है, 6 घटना पढ़े थे, वो 6 घटना के बारे में एक एक करके वो सभी घटना को पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला घटना उसमें क्या था? युग्मक जनन। तो आज हम लोग युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस पर बात करने की। युग्मक जनन क्या है? गैमेटोजेनेसिस। तो नर तथा मादा, आप चैप्टर 1 जब आपको पढ़ा रहे थे तभी आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिफाइन कर चुके थे। गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं? नर तथा मादा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो हम लोग युग्मक जनन, जो पहली घटना है मानव प्रजनन की, जो सबसे पहली घटना है वो क्या है? युग्मक जनन। इस पर बात करेंगे। ऐसे 6 घटनाओं पर बात करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए आज युग्मक जनन की बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या है? चैप्टर 1 जब पढ़ा रहे थे तभी हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में बता चुके थे। नर तथा मादा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मेल तथा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन की क्रिया प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग गोनेड्स भी बोलते हैं। तो शुक्राणु गैमेटोजेनेसिस मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होंगे। तो नर युग्मक का निर्माण, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? तो वृषण है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा का प्रथम लैंगिक अंग क्या है? वो है अंडाशय, जिसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये सारे बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही है युग्मक जनन की क्रिया प्राथमिक लैंगिक अंग। अगर क्वेश्चन पूछे युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो वो प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। न अगर ऐसे क्वेश्चन करे कि नर में जो है युग्मक जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पर होते हैं? तो वृषण में। सिर्फ नर के बारे में पूछे तो वृषण हो जाएंगे और सिर्फ मादा के बारे में पूछे तो अंडाशय हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ पूछे युग्मक जनन की क्रिया के बारे में तो वो हो जाएंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक, यहाँ पे नर और मादा तो लिखे नहीं है, सिर्फ लिखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको हम लोग गोनेड्स भी बोलते हैं। युग्मक जनन की क्रिया में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इसी कारण यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, इसलिए युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं। तो युग्मक जनन की आप पढ़े थे क्लास 11 में, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन पढ़े होंगे। तो वहां पे कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होते हैं, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन में क्या होते हैं कि एक विभाजन के बाद 2 कोशिका का निर्माण होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक विभाजन से 4 कोशिका का निर्माण होते हैं। बट फर्क क्या है? समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको समसूत्री बोलते हैं। और जिसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है, आधी हो जाती है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? अर्धसूत्री विभाजन, मतलब गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाना। तो युग्मक जनन की क्रिया में कौन सा विभाजन होते हैं? मियोसिस डिवीजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इसीलिए के युग्मक जो बनते हैं वो हमेशा क्या होंगे? अगुणित होते हैं। युग्मक अगुणित क्यों होते हैं ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। युग्मक जनन क्रिया को पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क के स्पष्ट सामने वाले भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि पाए जाते हैं। इसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एफएसएच और एक होते हैं एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का फुल फॉर्म होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं युग्मक निर्माण के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर युग्मक का निर्माण को नियंत्रण करने वाला कोई हार्मोन है तो वो एफएसएच और एलएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन है जो युग्मक जनन की क्रिया को नियंत्रण करते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जब युग्मक जनन, युग्मक तो 2 प्रकार के होंगे, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक।
तो नर युग्मक को हम लोग स्पर्म या फिर शुक्राणु कहते हैं। प्लांट में नर युग्मक को क्या बोले थे? पॉलिन ग्रेड। मादा युग्मक को क्या बोले थे? भ्रूण कोश या फिर एम्ब्रायो सैक। तो नर जीव में मतलब कह सकते हैं जानवरों में नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु या फिर स्पर्म। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु या फिर ओवम। युग्मक जनन की क्रिया दो प्रकार के होते हैं। ये युग्मक जनन की क्रिया जो है दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि युग्मक तो दो प्रकार के बनेंगे तो दो प्रकार की क्रिया होंगे। नर का युग्मक बनेंगे तो उसका अलग क्रिया होंगे, मादा का युग्मक बनेंगे तो उसका अलग क्रिया होंगे। तो भाई कह रहे युग्मक जनन की क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन, मतलब शुक्राणु का निर्माण। और दूसरा है oogenesis, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु जनन, मतलब अंडाणु का निर्माण। तो नर युग्मक का निर्माण की क्रिया को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और मादा युग्मक की निर्माण की क्रिया को क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। तो चलिए पहले इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक को सबसे पहले समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कैसे शुक्राणु का निर्माण होते हैं, कौन कौन कोशिका इसमें भागीदारी लेते हैं शुक्राणु का निर्माण करने के लिए, तो हम लोग देखेंगे। पहले इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पे। तो अभी हम लोग गैमेटोजेनेसिस पर बात करें तो उसमें जो सबसे पहली घटना है, जो सबसे पहली क्रिया है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन के निर्माण के बारे में भी समझेंगे। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन जो पहला घटना है, युग्मक जनन की क्रिया दो तरह से होते हैं, एक शुक्राणु जनन होते हैं और एक अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन का मतलब शुक्राणु का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण। अंडाणु जनन का मतलब अंडाणु का निर्माण या फिर मादा युग्मक का निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शुक्राणु जनन की क्रिया मतलब नर युग्मक का निर्माण की घटना, कैसे नर का युग्मक निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। द्विगुणित आदि जनन कोशिका, ये आदि जनन कोशिका तो पढ़े नहीं थे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे। प्राइमोडियल जर्म सेल, ये क्या होते बात करते हैं इससे। द्विगुणित आदि जनन कोशिका प्राइमोडियल जर्म सेल अर्धसूत्री विभाजन कर अगुणित शुक्राणु का निर्माण करता है। इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। आप इसको इतना कुछ ना कहकर सीधा कह सकते हैं, नर युग्मक की निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगर आप इतना लंबा नहीं कहना चाहते हैं कि द्विगुणित आदि जनन कोशिका, अब ये देखिए पूरा डिटेल के साथ है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नर युग्मक की निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो ये आदि जनन कोशिका क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोग को पढ़ाए थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बताया था कि दो प्रकार का कोशिका होते हैं, कौन कौन सा? स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से भी पहले होते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। ये प्राइमोडियल जर्म सेल विभाजित करके स्पर्मेटोगोनिया सेल को बनाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल की बात नहीं, और यहाँ पे स्टार्टिंग से कि प्राइमोडियल जर्म सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, लास्ट में स्पर्मेटिड, जिसको हम शुक्राणु कह सकते हैं। तो वहां तक बनाता है। वो कैसे बनाता है वो सब देखेंगे। तो ये समझिए कि आदि जनन कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब माइटोसिस, मियोसिस करेंगे, गुणसूत्र की संख्या आधा करेंगे। क्योंकि देखिए ह्यूमन जो है उनकी जो गुणसूत्र होंगे कोशिका में वो कितना होंगे? 46, और चाहिए कितना? 23, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। तो मेल का 23 होंगे, फीमेल का 23 होंगे, मेल का 46 होंगे। अगर 46 ही एक साथ आ जाते हैं, नर का सिर्फ 46 और माता का 46, तो 92 हो जाएंगे, जो कि मेल का क्रोमोसोम का गुण नहीं है। तो वो फिर ह्यूमन नहीं बनेंगे, कोई नया जीव बन जाएंगे। तो गुणसूत्र की संख्या मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि 23 नर से 23 मादा से मिलकर 46 हो जाएंगे, और 46 गुणसूत्री ह्यूमन का गुणसूत्र की संख्या होता है। उससे अधिक हो जाएगा तो फिर वो मनुष्य नहीं, कुछ और नया जीव कहला जाएंगे, कम या ज्यादा हो जाने से। और भी कई परेशानी हो सकता है कि 45 क्रोमोसोम हो तो वो मनुष्य कहलाएंगे, लेकिन उसमें किसी तरह का परेशानी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन इसलिए होते हैं ताकि गुणसूत्र की संख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। तो वो अर्धसूत्री विभाजन करके अगुण, जैसे अर्धसूत्री विभाजन के यहाँ पे द्विगुणित थे, आदि जनन कोशिका द्विगुणित थे, वो अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु को बनाएंगे। तो शुक्राणु जैसे अर्धसूत्री विभाजन हुए तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, तो अगुण शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ये पूरा डिटेल के साथ हो गए। अगर आप इसको शॉर्ट में बताना चाहते हैं तो बता चुके हैं कि शुक्राणु नर युग्मक के निर्माण की क्रिया को या फिर शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया नर प्राथमिक लैंगिक अंग, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम क्या है? तो वृषण है, टेस्टिस है। प्राथमिक लैंगिक अंग को एक नाम और दिया जाता है गोनेड्स। तो मेल गोनेड की बात कर रहे हैं। मेल गोनेड क्या है? वृषण में होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया कहां पर होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आज यहां से उठता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया कहां पर होता है?
तो वृषण में होते हैं। नर प्राथमिक लिंग का नाम है वृषण, या फिर मेल गोनेड्स इसको कह सकते हैं, नर जननांग कह सकते हैं। इस क्रिया में दो अवस्था होते हैं। जब शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया होते हैं, तो इसमें दो तरह की अवस्थाएं आते हैं। पहली अवस्था होते हैं पूर्व शुक्राणु का निर्माण, पूर्व शुक्राणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसी का एक और नाम है प्रोगैमिट्स। क्या क्या है? पूर्व शुक्राणु का निर्माण, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और इसी का एक और नाम है प्रोगैमिट्स। सब अवस्था को देखेंगे। दूसरा अवस्था है शुक्राणु का रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, या फिर इसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नाम टर्म को याद रखिएगा। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? शुक्राणु का रूपांतरण। प्रोगैमिट्स का मतलब क्या हुआ? पूर्व शुक्राणु का निर्माण, मतलब शुक्राणु से पहले की जो अवस्था होंगे वहां तक के निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या फिर प्रोगैमिट्स। अब क्या है कि पूर्व शुक्राणु की निर्माण की अवस्था जो है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। पूर्व शुक्राणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या फिर प्रोगैमिट्स, यह अवस्था तीन उपचरण में बटे होते हैं। अब ये भी तीन उपचरण में बटे होते हैं। पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस दो अवस्था में बटे होते हैं, दो चरण में बटे होते हैं। एक तो होता है पूर्व शुक्राणु का निर्माण, दूसरा होता है शुक्राणु का रूपांतरण। अब जो है पूर्व शुक्राणु का निर्माण जो है, ये तीन उपचरण में बटे होते हैं। इसका नाम है गुणन की अवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज या फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो लिख सकते हैं। दूसरा है वृद्धि का अवस्था, ग्रोथ फेज, और तीसरा है मैच्योर फेज, परिपक्व की अवस्था, इसको हम लोग बोलेंगे मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। ये तीन अवस्था है, तीन सब अवस्था है जो किसके अंतर्गत आते हैं? जो पूर्व शुक्राणु के निर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो इन सबों के बारे में अध्ययन करेंगे तो पूर्व शुक्राणु का निर्माण की अवस्था कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात करेंगे हम लोग शुक्राणु का रूपांतरण, यहीं पर जो है शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो चलिए यहां तक नोट कीजिए। यहां समझने में कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अभी बात करेंगे गुणन की अवस्था क्या होते हैं, इसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, वृद्धि की अवस्था, परिपक्व की अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। चलिए पहले इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले कौन सी अवस्था, सबसे पहले हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन की अवस्था को देखेंगे। जो शुक्राणु का निर्माण की जो तीन अवस्थाएं हैं, पूर्व शुक्राणु के निर्माण की जो तीन अवस्था है, उन्हीं तीन अवस्था पर आज हम अभी बात करेंगे। तो पहला अवस्था है गुणन की अवस्था। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में दो अवस्था देखें। पहला अवस्था क्या था? गुणन की, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ स्पर्मेटिड या फिर कह सकते हैं पूर्व शुक्राणु की अवस्था। और दूसरा अवस्था क्या है? दूसरा अवस्था मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड या फिर कह सकते हैं शुक्राणु का